सो हाई फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी डिमांड पर मैंने NIOS इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस करवाने के लिए पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास 12th का पेपर यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रही हूँ। तो इसमें आपका भी प्रैक्टिस होगा एंड आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू द करेक्ट आंसर्स। तो आप मेरे साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते चलेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रामर जो है हमारा 15 नंबर का है, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि आपको पता ही है कि अब जो NIOS क्लास 12th का जो पेपर है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ राइटिंग स्किल के पिछले वीडियो में। एंड पार्ट बी में यूजुअली सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आंसर्स होते हैं। इसी तरह से ग्रामर में भी एक छोटा सा डिवीज़न है कि जो पार्ट ए है उसमें 9 नंबर की ग्रामर पूछी जाती है जो 1 या आधे नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। एंड जो सेक्शन बी है, पार्ट बी जो है, उसमें 6 नंबर की ग्रामर आती है। वैसे तो ग्रामर इसमें भी शॉर्ट ही होती है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ज़्यादा लिखने वाले रहते हैं। आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस कम मिलते हैं, ज़्यादातर आपको प्रोड्यूस करने वाले आंसर्स मिलते हैं। यानी कि आपको चूज़ करके, चुन कर उनका आंसर नहीं देना होता, आपको खुद लिख कर उनका आंसर देना होता है। तो जब आप लिख कर आंसर दे रहे हैं उसे आप कहते हैं कि मैं आंसर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट? सो पार्ट ए, पार्ट बी एंड द टोटल ग्रामर मार्क्स आपके 15 नंबर के हैं। तो इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप 15 नंबर आसानी से स्कोर ना कर पाएँ। तो पार्ट ए पे आ जाते हैं। पार्ट ए जो कि लाइक आई सेड 9 मार्क्स का है। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए में है 14, 15, 16, 17 और 18, यानी कि 5 क्वेश्चंस हैं और ये 5 क्वेश्चन 9 नंबर के हैं। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी। 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से आपको 3 करने होंगे और ये 3 नंबर के होंगे। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको प्रोड्यूस करना होगा आंसर, रिमेंबर, ओके? तो प्रेपोजिशन आपको 3 नंबर की अच्छे से थोड़ी सी तैयारी करनी होगी और इसकी मैं आपको अभी प्रैक्टिस भी कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 15 नंबर WH क्वेश्चंस पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको चॉइस दी जाती है। 4 में से आपको 2 करने होते हैं एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ फिलअप। आपको सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है। सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग एंड नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करने का। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। अगेन इसमें भी बड़ी चॉइस है अच्छी सी। 4 में से आपको 2 करने हैं और आपको MCQ बेस्ड होता है, यानी कि एक क्वेश्चन के बाद 3 या 4 ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होगा। नेक्स्ट इज पैसिव वॉइस का क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में से एक करना होता है एंड इट इज़ एन MCQ अगेन। 18 क्वेश्चन है टेंसेस का, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस आर 2, आधे आधे नंबर के और MCQ बेस्ड होते हैं, सिर्फ 1 नंबर का टेंस आता है। अब देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन 14 प्रेपोजिशन, 15 WH, 16 ये। तो ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स चेंज हो सकता है, लेकिन ये बात तय है क्योंकि मैंने इसमें 3 क्वेश्चन पेपर अब तक स्टडी किए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये पूरा PPT बनाया है। तो प्रेपोजिशन यूजुअली 3 मार्क्स का ही था तीनों के तीनों में। हालांकि क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज था, किसी में प्रेपोजिशन 14th क्वेश्चन पे था, किसी में 16 पर, किसी में 18 पर। सो दैट कैन बी ऊपर नीचे हो सकता है। सो ये ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स चेंज हो सकता है, लेकिन कितने नंबर की क्या चीज़ आएगी दैट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, ठीक है? तो आपको पॉइंट्स पर ध्यान देना है, ना कि क्वेश्चन नंबर्स पर। फाइन, बी पे चलते हैं जो कि है 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 37 होगा इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। कोई चॉइस नहीं है, आपको दोनों क्वेश्चंस करने हैं और हेयर ऑल्सो यू हैव टू प्रोड्यूस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 2 होंगे, 2 मार्क्स के, और आपको ऐसे दिया होगा A, B और A के 2 ऑप्शन, B के 2 क्वेश्चन, राइट? आपको इन दोनों में से कोई भी एक पेयर का चुनाव करना है। आप या तो A के दोनों पार्ट्स कर लीजिए या फिर B के दोनों पार्ट्स कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप A का एक कर रहे हैं, B का दूसरा कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मार्क्स, ठीक है?
तो ऑप्शंस ध्यान से रीड करने हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से रीड करने हैं ताकि आप गलती ना करें। अगला क्वेश्चन है 39 पैसिव वॉइस का, जिसमें आपको फिलअप फॉर्म में होगा और इसमें आपको कोई भी एक सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक होंगे। ये 2 नंबर का है। आई थिंक इसमें 2 क्वेश्चंस हैं और उसमें 2 ब्लैंक्स होते हैं, तो ये आधे आधे नंबर के होंगे 4। आपको वर्ब फॉर्म ऑलरेडी गिवन होगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन की शक्ल दिखाऊंगी, हाउ डज द क्वेश्चन लुक लाइक। अगेन इसमें भी ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। चलिए अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। सारी की सारी प्रैक्टिस आज हम इसी क्लास में करने वाले हैं, तो डोंट स्किप एंड कंटिन्यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद मी। आइए चलते हैं प्रेपोजिशंस। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वर्ड्स गिवन नहीं होंगे, यू विल नॉट बी गेटिंग दीज वर्ड्स, लेकिन आपको अपने ध्यान से इन वर्ड्स का चुनाव करते हुए सही फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे ऑलमोस्ट इन सब वर्ड्स का यूसेज ज़्यादा हो रहा था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एट, ऑन और इन। एट, ऑन और इन हम टाइम और प्लेस यानी कि समय और स्थान के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ये पिरामिड के थ्रू आसानी से समझ आ सकता है। एट हम छोटे टाइम और छोटे प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए 7 बजे हैं तो आप एट 7 AM कहेंगे। अगर आप कह रहे हैं एट नाइट तो एट कहेंगे। इसी प्रकार अगर आप काम पर हैं तो आप कहेंगे आई एम एट वर्क राइट नाउ। शी लिव्स एट XYZ स्ट्रीट। तो जैसे जैसे लोकेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारा एट यूज़ होगा। ऑन यूज़ होता है एट से बड़े टाइम और एट से बड़े प्लेस के लिए। एग्जाम्पल देखिए, ऑन मंडे, ठीक है, ऑन 24 जुलाई, ठीक है, ऑन डेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो। इसी तरह ऑन किसी सतह की बात करता है, हम किसी सतह पर हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम मूव कर सकते हैं। आई एम ऑन अ प्लेन राइट नाउ, आई एम ऑन अ बस राइट नाउ, या द बैग इज़ ऑन द टेबल। तो जब हम किसी सतह पर होते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल है या फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आते हैं इन पर, तो इन और ज़्यादा बड़े, क्योंकि ये देखो पिरामिड का शेप है, ट्रायंगल का शेप है, सबसे ज़्यादा शेप साइज़ है, इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो अब डे निकल गया। अब अगर मैं कहूँ जुलाई सिर्फ तो मैं इन जुलाई कहूँगी। माई बर्थडे फॉल्स इन जुलाई, ना कि ऑन जुलाई। ठीक है, अगर मैं ईयर बोलूँ या फिर अगर मैं कोई सेंचुरी बोलूँ या फिर कुछ भी 2024 बोलूँ तो मैं इन का प्रयोग करूँगी, ऑन या एट का नहीं। ठीक है, तो आप इस पिरामिड की एक माइंड में पिक्चर बना लेंगे और इस हिसाब से इसको करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से लोकेशन के मामले में भी जितनी बड़ी लोकेशन होगी उतना आप इन का प्रयोग करोगे। जैसे इन इंडिया, इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया, शी लिव्स इन मुंबई। नेक्स्ट आता है ओवर। तो ओवर का मतलब है के ऊपर। फिर आता है विद का मतलब है के साथ या फिर से, राइट। देन कम्स फ्रॉम का मतलब है के या फिर द्वारा या फिर के यहाँ से या फिर आरंभ करके, शुरू करके, राइट। देन आता है फॉर का मतलब होता है के लिए। ऑफ का मतलब होता है का, के की यानी संबंध या के बारे में। टू का मतलब है दिशा, स्थान या स्थिति। बाय का मतलब है द्वारा, से, तक या फिर बगल में। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस अब देखते हैं। ओवर का अगर मैं कहूँ, द पिजन इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री, द बॉय थ्रू अ बॉल ओवर द फेंस। तो फेंस के ऊपर से बॉल फेंक दी। विद के साथ का मतलब आई एम कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ।
से शी इज़ राइटिंग विद अ पेंसिल, वो पेंसिल से लिख रही है, ठीक है। फ्रॉम फ्रेंड्स, के द्वारा का मतलब है कि इसके थ्रू, यानी इसके द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन से कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, तो दही दूध से बनता है, तो दूध के द्वारा बनता है। के यहाँ से का मतलब है आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मतलब मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, राइट। या फिर अलग होने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, तो फ्रूट ट्री पर था पहले और वो अलग हो गया, तो अलग होकर वो ट्री से नीचे गिर गया, राइट। तो अलग होने के लिए भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हैं। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री। आरंभ करने के लिए फ्रॉम, आई नीड अ लीव फ्रॉम 1 अप्रैल टू 20 अप्रैल, तो फ्रॉम और टू जब हम यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए, सो यू कैन से समथिंग लाइक शी गॉट अ गिफ्ट फॉर मी, सो फॉर मी मतलब मेरे लिए। ऑफ मतलब का, के, तो ये एक तरह से पोजेशन दिखाई जा रही है, सो यू कैन से दिस पेन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ है। अगर प्लूरल होगा तो के यूज़ कर सकते हैं। एंड देन कमिंग टू ऑफ के बारे में, तो हम कह सकते हैं इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, तो नन ऑफ मतलब ये तुम्हारे बारे में बिजनेस नहीं है, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है। सो बेसिकली का, के, की और किसी सिचुएशन, किसी चीज़ के बारे में। टू पर आते हैं, जब भी हम किसी तरफ जा रहे हैं, किसी जगह की तरफ या किसी स्थिति की तरफ, तो हम टू का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू पास दिस ईयर बाय, बाय मतलब द्वारा, आई एम गोइंग बाय बस, ठीक है। से का मतलब अगेन बाय बस या किसके द्वारा, तो द्वारा और से सेम है। बाय का मतलब होता है तक, आपकी मम्मी आपको कह सकती हैं डोंट बी लेट, कम बाय 7 PM, यानी 7 बजे तक आ जाना, ठीक है। बाय का मतलब बगल में भी हो सकता है। आई एम सिटिंग बाय द विंडो, आई एम सिटिंग बाय द विंडो, विंडो के पास, तो विंडो के बगल में। तो ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। आइए अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज है। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पॉज करना है। पॉज दिस वीडियो, पॉज करो एंड कोशिश करो कि आप खुद इनके आंसर्स लिखें एंड देन आई एम गोइंग टू टेल यू द करेक्ट आंसर्स। चलिए अब मैं आंसर्स बताती हूँ। प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बस बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आपको थोड़ा सा सोच कर, थोड़ा रीड करके, अंडरस्टैंड करके फिर इनके आंसर्स लिखने हैं। प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी, एग्जेम्प्ट करना मतलब मुझे माफ़ी दे देना, मुझे छोड़ देना। ट्यूशन फ़ी, तो मुझे ट्यूशन फ़ी पेमेंट करने से छोड़ देना। प्लीज़ एग्जेम्प्ट मी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी। ही प्रोवाइड हिज फ्रेंड डैश मनी, उसने अपने फ्रेंड को मनी प्रोवाइड किया। प्रोवाइड जो है, प्रोवाइड के साथ एक प्रेपोजिशन लगता है जो कि है विद। ये एक कोलोकेशन है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो प्रोवाइड विद के साथ आता है। ही प्रोवाइडेड विद हिज नंबर, विद मनी, ठीक है। अब ये वाला तो काफ़ी प्रचलित है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, ठीक है। एंग्शियस, किसी चीज़ के बारे में एंग्शियस होना, रिजल्ट के बारे में एंग्शियस होना, तो बारे में का मतलब है अबाउट। वी शुड लिव डैश आर मीन्स, हमें अपने मीन्स के अंदर रहना चाहिए। अब यहाँ पर अंदर का मतलब इन आर मीन्स नहीं लिखेंगे, आप विद इन लिखेंगे, ठीक है। विद इन भी एक प्रेपोजिशन है। आई कुड नॉट अग्री, अग्री के साथ हम ऑलवेज विद लिखते हैं। आई कुड नॉट अग्री विद हिम। ही ट्रैवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड, अब ये जो फ्रेज़ है ये भी एक नोन फ्रेज़ है और ये होता है ऑल ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फ्रेज़ है। द बॉल रोल्ड इन टू द होल, इन टू द होल।
डाउन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इनटू का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है तब आप उसे इनटू बोलते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ अंदर ही होती है तब आप उसे इन बोलते हैं। आई एम इन माई रूम राइट नाउ। बट अगर आप रूम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो यू विल यूज़ इनटू फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है WH क्वेश्चंस। 2 नंबर के तो हैं, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, कैसे करोगे ये क्वेश्चन, आपको आंसर्स देखने हैं। एक क्वेश्चन होता है, WH क्वेश्चन की जगह छोड़ दी, क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आंसर पूरा लिखा हुआ है। आपको रीड करना है प्रॉपरली एंड देन अपनी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने WH क्वेश्चन से फिल करना है। तो ये ही सारे WH क्वेश्चंस आपको यूज़ करने होते हैं। व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, विच का मतलब कौन सा, वाई का मतलब क्यों। नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। अपने आप करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपसे सारे आंसर्स डिस्कस करूँगी। अब पहला सवाल देखिए, डैश इज़ योर हॉबी बॉब, माई हॉबी इज़ स्विमिंग। अब इसका आंसर समझो, मेरी हॉबी स्विमिंग है, तो क्या सवाल पूछा होगा, तुम्हारी हॉबी क्या है, तो क्या के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, वॉट। डैश इज़ योर न्यू जॉब, इट्स इंटरेस्टिंग, अच्छी है, आई एन्जॉय, मैं मज़ा करता हूँ। यानी कि क्या पूछा होगा, अच्छी है, तो क्या पूछा होगा, क्या तुम्हारी जॉब है या कैसी तुम्हारी जॉब है। कैसी के लिए आप यूज़ करेंगे हाउ। हाउ इज़ योर न्यू जॉब। अब आंसर है इट एंडेड बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले ख़त्म हो गई, यानी कब ख़त्म हुई, कब। कब के लिए आप यूज़ करेंगे व्हेन। नेक्स्ट इज़ वेल इट्स फन, आई लाइक द म्यूज़िक बेस्ट। हाँ अच्छा है, मुझे म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। तो तुम्हें पार्टी के बारे में कैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर हाउ डू यू थिंक से ज़्यादा बेटर फ्रेज़ है व्हाट डू यू थिंक, इसलिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे ना कि हाउ का। द काउ ईट्स ग्रास, काउ गाय घास खाती है, क्या खाती है, डैश द काउ ईट, डैश डज द काउ ईट, तो क्या खाती है के लिए व्हाट, ठीक है। डैश हैज़ टेकन द न्यूज़पेपर, फादर हैज़ टेकन द, फादर ने लिया है, तो फादर के लिए क्या हो रहा है, हु। किसने लिया है, किसने, कौन। दैट हाउस इज़ माइन, वो घर मेरा है। डैश हाउस इज़ दैट, तो वो घर किसका है, किसका। किसका के लिए दोस्तों आप हुज यूज़ करेंगे, हुज। हुज का मतलब किसका, किसका, ठीक है। डैश शैल वी गो टुमारो, वी शैल गो टू द मार्केट, हम मार्केट जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ का मतलब वेयर। ओके, सो ये आपके WH क्वेश्चंस हो गए। आई होप सारे सही आए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना। तो अब इसके लिए आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको यही दिए जाएंगे, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या फिर नन है। आपको यही 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो अब आपको ये पहचानना है कि सिंपल सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कॉम्प्लेक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बाय डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल का मतलब होता है सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि SVO फॉर्मेट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, SVO प्लस SVO समझ लो, ये एक इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिपेंडेंट, तो 2 SVO फॉर्मेट हो गए। एटलीस्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंपाउंड। अब कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना कैसे है, या तो उसमें एक कॉमा होगा, या फिर एक सेमी कोलन होगा ऐसा निशान, या फिर कोई कंजंक्शन होगा, यानी कि इस तरह के वर्ड्स, फैन बॉयज़ जिसे हम कहते हैं। एंड दीज वर्ड्स कैन बी फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। अब फॉर जो है ना, फॉर का मतलब यहाँ के लिए वाला फॉर नहीं है। फॉर का मतलब एक ये भी होता है रीज़न देना, ठीक है। अभी एक सेंटेंस बताती हूँ, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। आई वॉज एब्सेंट फॉर I was not well,
ओके, डिफरेंस पता चला। फॉर यहाँ पर एक रीज़न बता रहा है और जहाँ रीज़न वाला फॉर होगा वो ही कंजंक्शन में काउंट होगा, वो ही कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा फॉर होगा तो ये स्टिल इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस। तो ये हो सकता है आपको मिसलीड करने के लिए कुछ दे दिया जाए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी एक एसवीओ और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि या तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें वर्ब मिसिंग होगा। ठीक है, आप किस तरह से इसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें व्हेन हो सकता है, हु हो सकता है, विच हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, दैट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, सिंस, अनटिल, ऑल्दो। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स को अगर आप ढूंढेंगे किसी सेंटेंस में तो मोस्ट प्रॉबेबली वो कॉम्प्लेक्स होगा। इन सारे वर्ड्स को ढूंढेंगे मोस्ट प्रॉबेबली वो कंपाउंड होगा। अगर इनमें से कोई नहीं होंगे तो वो सिंपल होगा। आइए एक्सरसाइज करते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, 4। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सेंटेंस हैं। सो अगेन पॉज द वीडियो एंड डू इट ऑन योर ओन। पहला देखिए, एंड लगा हुआ है, कंपाउंड। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, सिद्धि वेंट टू द मार्केट, सिद्धि मार्केट गई एंड और उसने कुछ फल खरीदे। अभिषेक लाइक द शर्ट विच, रिलेटिव क्लॉज आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हर लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। आई वॉज, एक सब्जेक्ट एक वर्ब और कुछ नहीं है, बाकी सारी एक्स्ट्रा बातें हैं, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, दे टॉक विद हिम इन इंग्लिश बट ही रिप्लाइज इन फ्रेंच, बट लगा हुआ है तो कंपाउंड। ठीक है, इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पॉज द वीडियो प्लीज़ एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। नाउ लेट्स चेक आवर आंसर्स। वर्किंग हार्ड, ऐसे ही एक फ्रेज़ लगी हुई है, कोई मतलब नहीं है इसका, एक्स्ट्रा लगी हुई है। ये एक जेरेंडियल फ्रेज़ है, कोई मतलब नहीं है इसका। ही स्टूड फर्स्ट, एक सिंपल सेंटेंस है, इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस। देन माई फादर इज़ अ मैन हु आ गया, आप यूज़ कहेंगे इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट सीम्स दैट का मतलब अगेन इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज़ नॉट वेल्दी बट आया तो इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब चलते हैं पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस पार्ट 1 में भी आ रही है, यानी पार्ट ए में भी आ रही है, पार्ट बी में भी आ रही है। पार्ट 1 में आएगी 1 नंबर की, पार्ट 2 में आएगी 2 नंबर की। MCQ फॉर्मेट में आएगी, फिलअप्स में आएगी। पार्ट 1 में MCQ, पार्ट 2 में फिलअप्स में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब है आपको उसमें इज़ या वॉज लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बाय ऑलरेडी लगा होता है तो आपने बस ये दोनों चीज़ों पर ध्यान लगाना है। अगर सिंगुलर है तो इज़ वॉज, अगर सिंगुलर प्रेजेंट टेंस है तो इज़, सिंगुलर पास्ट टेंस है तो वॉज। अगर प्लूरल है यानी एक से अधिक है तो आप आर लगाएंगे और वर लगाएंगे। सो प्रेजेंट टेंस में आर, पास्ट टेंस में वर। अगेन V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये लगता सिंपल है लेकिन इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये वाला सही है, ये वाला भी यही बोल रहा है, सो यू गेट कन्फ्यूज्ड। तो आप इन क्वेश्चंस को बाद में भी कर सकते हैं, एक एक लाइन की जगह छोड़ देंगे एंड दैट विल डू द जस्टिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है डस्ट्स एंड मॉप्स। आप वर्ब की फॉर्म देखिए। ठीक है, आपको बेसिकली SVO है, ऑब्जेक्ट पहले पहुंच जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? आर हाउस से। आपके A या C में से हो सकते हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते। ठीक है, आर हाउस इज़ गेटिंग डस्टेड, गेटिंग आएगा, ये रोज़ का काम है, डस्ट्स मॉप्स। ठीक है, तो ये गलत है, सही आंसर है आर हाउस इज़ डस्टेड। डस्ट का इज़ डस्टेड, मॉप्स का इज़ मॉप्ड, तो A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए डोनेटेड। ठीक है, डोनेटेड पास्ट टेंस है तो आप वॉज डोनेटेड ढूंढेंगे, वॉज डोनेटेड ये आ गया। हैंडसम अमाउंट ऑब्जेक्ट है, इससे शुरुआत हो रही है। प्रेसिडेंट को बाय हो रहा है, बाय, तो B करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये एक बहुत आसान ट्रिक है इसको करने की। नेक्स्ट डू इट ऑन योर ओन। तो यहाँ पर वर्ब है इज़ बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग के लिए बीइंग लगा देते हैं क्योंकि आपको फिर भी V3 ही यूज़ करनी है। तो बिल की
थर्ड फॉर्म है बिल्ट, और बीइंग लगा देंगे क्योंकि आईएनजी है यहाँ पर, ठीक है। सो बीइंग बिल्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। हाउस इधर आ गया, तनिष इधर चला गया, ठीक है। इलेक्टेड पास्ट टेंस है तो वॉज इलेक्टेड ढूंढना है आपको। आप देख रहे हैं वॉज इलेक्टेड 3 में है, राइट, तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, राइट। अब देखो कैप्टन, हिम द कैप्टन, अच्छा हिम जो है हमारा पहले आएगा, तो हिम आ रहा है इस वाले में पहले, और किसने किया, बाय दे का हो जाएगा देम, तो इन दोनों में देम है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन वॉज इलेक्टेड बाय देम, लेकिन कैप्टन वॉज इलेक्टेड बाय देम, हिम का कोई जस्टिफिकेशन बी में नहीं हो रहा, इसलिए सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक आई डिड इट इन वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो। आइए अब है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस की फॉर्म यूज़ करके फिलअप करना है। तो आपको इस तरह से होगा, ये 2 दे दिए या फिर ये 2 दे दिए, आपको इन दोनों में से चारों में से 2 सेंटेंसेस करने हैं, दैट्स हाउ इट इज़ गिवन। करेक्ट आंसर क्या होगा, विंड एनर्जी इज़ derived through a process where wind is used, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर सिंस आ गया इसलिए हम इसको हैज़ बीन यूज्ड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम फ्रेम आ रहा है, ठीक है। देयर इज़ एविडेंस दैट विंड एनर्जी, अब क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना 5000 BC, और ये अभी भी करंट की बात की जा रही है, तो इसमें आपको टेंस पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप वॉज यूज्ड कहेंगे। ही आफ्टर हिज ग्रैंड मदर लुक आफ्टर व्हेन ही यूज टू लिव विद हर, जब वो उनके साथ रहता था, ठीक है, तो पास्ट की बात हो रही है, ही वॉज लुक्ड लिखेंगे, he was looked after by his grandmother when he used आएगा, इसमें was used नहीं आएगा, when he used to live with her। the poems written when he used, यहाँ पर भी used आएगा, used to visit his native place, जब वो अपने native place जाता था, because use जो है, used to जो है, ये एक past tense की phrase है, इसलिए हम इसको were written कहेंगे। The poems were written when he used to visit his native place। अब आते हैं टेंसेस पर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 12 टेंसेस हैं, तो मैं अभी 12 टेंसेस तो नहीं कवर करने वाली, बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप रूल्स याद कर लें, सिंस और फॉर का यूज़ याद कर लें, सारे जितने भी आपके तीनों टेंसेस हैं उनके 4 अलग अलग फॉर्म्स हैं, उनके रूल्स याद कर लो। सिंस का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर सिन मॉर्निंग है, इवनिंग है, 2004 है, 2020 है, लास्ट ईयर है, आप सिंस यूज़ करेंगे। पीरियड का मतलब 2 years, 5 months, 3 minutes, 2000 years, फॉर, ठीक है। तो जहाँ नंबर आ जाएगा, किसी ड्यूरेशन का टाइम आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगी, अवधि आ जाएगी, आप फॉर यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, सिंस यूज़ करेंगे। देन यू विल रीड ऑल दी ऑप्शंस केयरफुली, क्योंकि ये MCQ फॉर्म होता है, राइट। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने 2 पेपर्स में से उठाए हैं, तो आप पॉज करिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए। आइए फर्स्ट आंसर देखते हैं। फॉर 5 years और नाउ, टेंस के लिए आप टाइम पर ज़रूर ध्यान दें, राइट। फॉर 5 years, माई फैमिली, मेरी फैमिली अब 5 साल भोपाल में रह रही है ना, तो हैज़ बीन लिविंग। ओके, हैज़ बीन लिविंग इज़ द राइट आंसर। विंड हैवीली येस्टरडे, कल हवा तेज़ी से, तो ब्लोज तो होगा ही नहीं, राइट, ब्लोज नहीं होगा। हैड ब्लू नहीं होता, क्योंकि ब्लू के साथ यानी V2 है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसके साथ हम हैड नहीं लगाते, ठीक है। ब्लोन के साथ हम हैड लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वॉज ब्लोइंग। कल
बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अभी की बात नहीं हो रही है। आई के साथ हैज़ तो आएगा ही नहीं, हैज़ नहीं आएगा, तो ये ए और डी तो पहले ही कट हो गए, ठीक है। अब हैड नॉट बीन लिविंग सिंस 2018 लिखा हुआ है, नाउ का कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन जब नाउ का रेफरेंस नहीं होता तो हम नाउ ही कंसिडर करते हैं। मैं यहाँ रह रहा हूँ, राइट, तो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018। नो वन एनी लेटर टू मी फॉर मैनी डेज, किसी ने मुझे कितने दिन से लेटर नहीं लिखा है, राइट। तो जब कुछ टाइम फ्रेम नहीं है तो हम उसे प्रेजेंट में मानेंगे। तो ये किसी ने मुझे कई दिन से नहीं लिखा है, लिखा है का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, नहीं लिखा है तो वॉज रिटन नहीं होगा, राइटिंग भी नहीं होगा, हैज़ बीन रिटन नहीं होगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हैज़ रिटन सही आंसर है। नो वन हैज़ रिटन एनी लेटर टू मी फॉर मैनी डेज। आइए अब चलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच पर। तो इसमें आपको रूल्स ऑफ चेंज पता होने चाहिए, क्या चीज़ कैसे चेंज हो जाती है, कैसे आप रिपोर्टिंग वर्ब देखते हो, सेट देखते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज होती हैं। जैसे प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, वर्ब में चेंज आ जाता है, टाइम फ्रेजेस का चेंज होता है, स्टेटमेंट को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इम्पेरेटिव यानी कि कोई आदेश को या रिक्वेस्ट को कैसे चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी होगा तो कैसे चेंज करते हैं। तो ये सारे आपको रूल्स पता होने चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में आपको इन दोनों की चॉइस नहीं आएगी, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको दोनों के आंसर्स करने होंगे। तो मैंने क्योंकि ये 2 क्वेश्चन पेपर से लिए हैं तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड ट्राई टू डू बोथ ऑफ देम ऑन योर ओन। चलिए अब देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से रीड करना। अब देखिए अंजू सेड, तो सबसे पहले तो हम ये इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे और दैट लगा देंगे। तो हम लिखेंगे अंजू सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माय, माय एक प्रोनाउन है और आपको इज़ को चेंज करना है, ठीक है। सो माय की जगह आप यूज़ करेंगे अंजू का, यानी लड़की का, हर, ठीक है, हर ब्रदर, क्योंकि ये पास्ट टेंस में सेड इज़ का वॉज हो जाएगा। एंड राइटिंग लेटर्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, राइटिंग लेटर्स। नाउ आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा तुम एक शरारती लड़की हो। सो आई सेड टू हर की जगह आप टोल्ड हर भी लिख सकते हैं, कोई हानि नहीं है। दैट, मैंने उससे कहा कि तुम वह एक नॉटी लड़की थी, तो वह को आप क्या बोलोगे, शी। आर का क्या करेंगे, वॉज अ नॉटी गर्ल, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है येस नो वाला। तो जब भी येस नो वाला क्वेश्चन होता है आप इफ़ या वेदर लगाते हैं, दैट नहीं लगाते, और सेड की जगह आप लिख देते हैं आस्क्ड। तो आप कहेंगे शी आस्क्ड इफ। अब डिड यू सी क्या है, सिंपल पास्ट। आपको पता होना चाहिए कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट को चेंज करते हो तो सिंपल पास्ट का क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट बन जाता है। सो इफ़ आई हैड सीन, यू का आई बन गया, मैंने देखी मेरी सिस्टर, उसकी सिस्टर, हर सिस्टर, ठीक है। येस्टरडे, द डे बिफोर, या फिर द प्रीवियस डे, द previous day. She asked if I had seen her sister the previous day or the day before. नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक WH क्वेश्चन का है, ये भी क्वेश्चन है, तो इसमें हम इफ़ नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ WH क्वेश्चन ही यूज़ करेंगे, बट सेड का आस्क्ड हो जाएगा। सो माई टीचर आस्क्ड, वॉट का वॉट रहेगा, इज़ का आप इधर ले जाएंगे और ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको इधर ले आएंगे। योर फादर, मुझसे पूछा होगा, सो माई फादर लिख दूँगी मैं, माई फादर,
ठीक है, इज़ का कर दोगे आप वॉज, ठीक है, वॉज डूइंग, दीज का हो जाएगा दोज डेज। तो ये भी थोड़ा सा टिपिकल रहा। माई टीचर आस्क्ड व्हाट माई फादर वॉज डूइंग दोज डेज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कनेक्टर्स। तो कनेक्टर्स जो है वो 2 मार्क्स का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स हैं जो कि यूजुअली यही वाले रिपीट होकर पूछे जाते हैं। विच, हु, विच और हु दोनों का मतलब है जो। अब क्वेश्चन की जब सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो विच का मतलब होता है कौन सा, लेकिन जब बीच में एज अ कनेक्टर आता है तो विच का मतलब होता है जो। और ये चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। हु का मतलब भी जो, और ये पीपल, लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि, एज सून एज जैसे ही, दैट का मतलब कि, यानी कि उसने कहा कि, उसने बताया कि, उसने बोला कि। सो का मतलब इसलिए, देयरफॉर का मतलब इसलिए, ऑल्दो का मतलब हालांकि। आइए कुछ क्वेश्चंस देखें। तो यहाँ पर आपके सामने एक एक्सरसाइज है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ऐसे दिया होगा ए और 1 और 2, आपको दोनों करने होंगे। एंड देन बी दिया होगा, फिर उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस होंगे। तो आपको ए या बी दोनों में से कोई भी एक पेयर करना होगा, राइट। सो यू कैन नॉट डू एक इधर का और एक उधर का, आपको दोनों ही एक पार्ट के करने होंगे, राइट। तो पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू ऑल 8 क्वेश्चंस दैट आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। चलिए अब इनके आंसर्स देखते हैं। आई हैव बॉट अ डिक्शनरी, मैंने एक बुक फेयर से मैंने एक डिक्शनरी खरीदी। इट हैज़ बीन, तो ये डिक्शनरी के बारे में बात की जा रही है। आप सिंपली यहाँ पर एक कॉमा लगाएंगे, इट की जगह विच लगा देंगे। जब भी विच और हु आता है आप उसमें एक इट देखेंगे, वो इट हटा देना है, ठीक है। तो विच इट हटाकर विच लगा दिया। बिकॉज जब भी आएगा, दोनों सेंटेंस पूरे लिखने हैं, बीच में बिकॉज डाल देना है। पर ये क्लियर होना चाहिए कि बिकॉज क्योंकि वाला सेंटेंस पहले तो नहीं आ रहा, बाद में तो नहीं आ रहा, वो ध्यान देना पड़ेगा। तो रीड भी करना है। आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन द टूर टू ऑस्ट्रेलिया, आरुष हमें टूर पे नहीं चलेगा हमारे साथ, वो बिजी है। क्योंकि बिजी है तो ये बीच में बिकॉज आ गया। आरुष विल नॉट अकम्पनी अस ऑन टूर टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज he is very busy preparing for entrance examinations. जैसे ही, as soon as, I got a call from my father, मुझे father की call आई। I started for भोपाल to attend to my ailing mother, मैं भोपाल के लिए चल दिया अपनी बीमार माँ को देखने के लिए। तो जैसे ही कॉल आई तो इसके साथ आप as soon as लगाएंगे। तो आप कहेंगे as soon as I got a call from my father, I started for Bhopal to attend to my ailing mother. Yeah, I started for Bhopal to attend to my ailing mother as soon as I got a call from my father. ठीक। नेक्स्ट इज दैट, बताया कि। अब यहाँ देखो, आर क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आर क्लास टीचर इन्फॉर्म्ड अस लास्ट इवनिंग दैट आर टूर टू कोची हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। बिकॉज आ गया। सोनू टुक अ टैक्सी, क्योंकि बारिश हो रही थी, बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब विच आ गया, इट हटा दो यहाँ का। दिस इज़ द हाउस विच जगदीश बिल्ट, ठीक है। मिस्टर दिनेश है, ही हटा दो। मिस्टर दिनेश इज़ माई फ्रेंड हु कैन स्पीक 10 लैंग्वेजेस। बारिश होने लगी, मैंने छाता खोला, तो जैसे ही बारिश हुई मैंने छाता खोल लिया। एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग आई ओपन माई अम्ब्रेला, या I opened my umbrella as soon as it started raining. So that is all for the grammar lesson today. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, and you have also participated in the grammar questions that I had listed. नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक प्रैक्टिस करते रहें and keep learning. All the very best for your exam. Thank you for watching. Bye bye.